देख लो। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठे नहीं, जब भी हमें मौका मिले ये सरकार को। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. The bill is passed. तो ये वीडियो बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया है, एक और किया है, पर वो जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे, नहीं तो आप एक्स पर जाकर देख सकते हैं एकात्म मानववाद पर, जो इससे ही जुड़ता दिखता है। खैर ये तो साफ है कि अब बारी यूसीसी की है, कब कहा नहीं जा सकता, पर वीडियो में संकेत है जल्द, शायद अगले सत्र में। टेक्स्ट में सवाल जो है वो इसलिए बनाया है क्योंकि जो बात खुलकर की जा सकती थी वो नाप तौल कर पेश की जा रही है। क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पहले ही यूसीसी का विरोध कर चुके हैं। एक कांग्रेस नेता ने तो टमाटर के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला तक कह दिया था। वहीं जेडीयू टीडीपी वक्फ के बाद आज खुद को कहां पाते हैं भी सवाल है। हो यह भी सकता है कि बीजेपी ठहरे हुए पानी में पत्थर उछाल देख रही हो कि हलचलें कैसी आती है, क्योंकि लोहा गर्म है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सीए आरपी विजय साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। भरत मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता है, स्वागत है भरत। और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है एकलव्य आपका भी। चर्चा की शुरुआत भरत मैं आपसे कर रहा हूं। वीडियो हमने चलाया, वीडियो आपने भी देख लिया है, पूर्व में भी आपको भेज दिया था। क्या कोई शक शुबह कि अब अगला जो कदम है वो यूसीसी है? देखिए, लगातार 2014 के बाद आपने देखा कि 2 बार की पूर्ण बहुमत की सरकार जो मोदी जी थे, उन्होंने यूसीसी के बारे में पहले भी बात की, और अब जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है तब इस तरह के रील बनाकर मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रील की दुनिया में जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है वक्फ पे तो करके दिखा दिया। देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं आपको फिर ये बात बता देता हूँ, क्योंकि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही व्यापक स्तर पर इस चीज की चर्चा हो नहीं पाएगी। अभी तक ना ही तो हमारे सामने कोई प्रारूप है, ना ही हमारे सामने कोई प्रोविजंस है कि किस तरीके से ये लागू होगा। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी अनोखी नहीं है जो इस चीज को कह रही है कि हम नया लेकर आए। ये आर्टिकल 44 में पहले से दे रखा है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है, उसमें ये चीज पहले से बताई हुई है कि जब समय आएगा और जब सारी चीजें अनुकूल होंगी उस समय हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो पर्सनल लॉ में आज अलग अलग नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उनको ले पाएंगे। लेकिन सबसे क्या नहीं है आज, देखिए सबसे बड़ा सवाल, जो पूर्वोत्तर राज्य है, चाहे वो मिजोरम हो, नागालैंड हो, आसाम हो, यहाँ पर जनजातियां रहती है और इन जनजातियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण करने के लिए अलग से अधिकार प्राप्त है। पर यूसीसी आर्टिकल जुड़ा हुआ है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कैसे नहीं है? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आज नागालैंड, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं आरती करता हूँ, घर में करता हूँ, मंदिर में करता हूँ। नहीं, आप बहुत नैरो, आप बहुत नैरो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, वैसे आदिवासी अपने ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, लेकिन बाकी एग्जाम्पल ही गलत ले रहे हैं। सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता हूं, हर व्यक्ति अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा, वो तो सिक्योर रहेगा। एग्जांपल ही गलत ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। आज हिंदू मैरिज एक्ट में एक से ज्यादा शादी करना अलाउ नहीं है। अगर आप 2 शादी करते हैं फिर भी ट्राइब्स में हो रही है। सुनिए, कानूनन आपके ऊपर आ जाता है। वहीं आप जनजाति पर ट्राइब्स में हो रही है। हाँ, हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि ट्राइब्स का एरिया है, वहां पर उनका जो भूमि है, वो भूमि को संरक्षण करने का अधिकार उनको दे रखा है। अगर वहां 1 से ज्यादा शादियां होंगी तो वो भूमि बट जाएंगी। अगर एक व्यक्ति 1 शादी करेगा, उसका परिवार बढ़ेगा, तो वो भूमि आपस में बढ़ जाएगी। इसलिए ये अधिकार दे रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और संसद में अगर कोई पारित होता है, आपको ये डर है कि इस चीज को छेड़ा जाएगा? मुझे देखिए, हमारे पास 2 मॉडल है, एक जो असम का मॉडल है, एक जो उत्तराखंड का मॉडल है। इस इशू को तो उन्होंने भी टैकल किया। नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितनी जनजातियां हैं,
चाहे कर्नाटक को ले लीजिए, नागालैंड को ले लीजिए, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य जितनी है वहां आप ले लीजिए, उनके तकरीबन 70 से ज्यादा ऐसी जनजातियां जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बता दें कि किस तरीके से वो चीजें होंगी। उनको अपनी संस्कृति का डर है। और दूसरी सबसे बड़ी डर है और कानून अभी आया नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 2016 के अंदर जो सेकंड लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन को एक उन्होंने सर्वे किया था। उस सर्वे में सेकंड लॉ जो 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये बोल रही है कि आज की स्थिति में नॉट डिजायरेबल नॉर नेसेसरी। ये मोदी सरकार के लॉ कमीशन ने कही है ये बात कि आज की स्थिति में ये डिजायरेबल नहीं है। भारत देश विविधता में एकता वाला देश है। अगर यहां पर विविधता है, इसका कमीशन अगर कोई चीज कहती भी है तो उससे उसको मानना या न मानना सरकार का सरकार आश्वस्त करे कि जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी ऐसे लोग हैं जो अपने भूमि संरक्षण अधिकार के लिए अधिनियम बने हुए हैं, पैसा अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम के ऊपर कह रहा हूं कि हमारे पास यूसीसी के 2 मॉडल्स हैं, एक जो असम में आए और उत्तराखंड में आए, वो इन इश्यूज को भी डील करते हैं। असम नॉर्थ ईस्ट से ही है ना सर, वहां पर भी तो डील किया ही जा रहा है इस इशू को। ऐसा तो नहीं है कि लोगों से कुछ छीन लिया गया। आज भी उनके ऊपर जो वहां पर कोर्ट के अंदर उसके अंदर चीजें चल रही हैं, वहां पर कानूनी दाव पे चल रहे हैं, क्योंकि ये संविधान के जो संविधान है उससे बिल्कुल लेकिन तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। ये उस वीडियो में साफ बता देना, दो बार की बहुमत की सरकार है, आज तक ये उसका प्रारूप नहीं बता पाए। मैं यही कह रहा हूं, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग, इसका मतलब है कि तैयारी तो पूरी है। आरपी विजय साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब तैयारी पूरी, हम अगला सत्र माने या अगला सत्र न माने, चुनावों के पास जाएंगे? क्योंकि अगले सत्र में अगर आप लाते भी हैं तो फिर बिहार में पंगे फंसे हुए ऑलरेडी बहुत सारे वक्फ को लेकर, तो क्या क्या है, मतलब संकेत दिए आपने, छाती ठोक कर नहीं बोला, ये आपका स्टाइल नहीं है। सबसे पहले तो समाचार प्लस के सभी दर्शकों को और मेरे को नमस्कार। मेरा कहना यह है कि वक्त जिस तरीके से वक्त का भी नहीं था, उस समय भी ये लोग कह रहे थे वक्त बिल पास नहीं होगा। आज बात भी भट्टमेकला जी कह रहे थे कि ये बिल पास नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि बिल आने दो, अब तो बिल की चर्चा चल रही है, तो बात कर रहे हैं। कोई अगर वीडियो डाला है, उस वीडियो पे हमारे तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, 1998 से कह रहे हैं कि हम यूसीसी हमारा हमेशा संकल्प पत्र में हमारे मैनिफेस्टो में रहता है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो आप ला रहे हैं क्या, अगले सत्र में ला रहे हैं क्या? सवाल तो यही है ना। देखो मैं आपको बताऊं कि लाएंगे नहीं लाएंगे, ये प्रिविलेज मेरे पास तो है नहीं। ये प्रिविलेज है हमारे जो ऊपर जो बैठे हैं, अगर वो लाएंगे तो उनकी ये गारंटी है कि वो संसद में जरूर पास हो, दोनों सदनों में पास हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन विजय भाई अगर ये वीडियो डाला है तो इसका मतलब कुछ तो संकेत है ना जो बीजेपी देना चाहती है। या तो आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे रिएक्शंस आएंगे, और वो भी ऐसे वक्त पर जब वक्फ पर को लेकर हम दिल्ली में प्रदर्शन देख रहे हैं, बंगाल तो सुलग ही रहा है, ऐसे वक्त पर आप कुछ भांपने के लिए एक वीडियो डाल दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो गलत डाला गया है या सही डाला गया है या नहीं डाला गया है। मैं ये कह रहा हूँ यूसीसी पे अपन बात करें। आज यूसीसी का किसी वो वीडियो डाला है, उस वीडियो के अंदर कहा है कि हमको कमजोर बताया जा रहा था, हमको कहा गया था कि बीजेपी सरकार कमजोर रहेगी, ये कुछ देर पाएगी, जो एनडीए सरकार थी है ये कमजोर रहेगी। तो उसमें हमने बताया है कि हमने क्या क्या काम कर लिया है, हम कमजोर हमारे को बताते हुए भी हमने ये सारे काम कर लिए हैं। हमने वक्त बिल पास करवा लिया है, हमने 3 स्टेट में हमारी जीत दर्ज करवा दी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने सेंटिमेंटल इश्यूज तो सारे टैकल कर लिए। आपने उपलब्धियों में देखिए जो मोटी उपलब्धियां होती हैं कि इतने रोजगार दे दिए या इतनी भर्तियां निकाल दी, वो सब वीडियो का हिस्सा आपने नहीं बनाया है। वैरागी जी आप जानते हो कि उत्तराखंड में चालू हो गया ना, जनवरी 2025 के अंदर तो चालू हुआ है। ये यूसीसी है वहां पर, वो कोई दूसरा नहीं है, ये यूसीसी है, 5 लागू हो गया है, ये ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पे हमने कोई बिल पास करवाया या बिल डाला है या कुछ किया है, वहां इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये एक मान के चलो, यहाँ नहीं है, गुजरात में भी आएगा, असम में भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आएगा, ये सब जगह आएगा। और अल्टीमेटली नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म चुना अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए, उसमें वो मोटी उपलब्धियां जो सीधे लोगों से जुड़ती हैं कि इतना रोजगार दिया या वो सब नहीं है इसमें। नहीं मैं आपको ये बताता हूँ, रोजगार जो है वो तो अलग चीज चल रही है, वो कोई इशू नहीं है। हमारा इशू तो है सर, जो हमारा है उसकी कुछ बातें हैं जिनको हम लागू कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करते जा रहे हैं। तो ये चीज में से मैं आपको बता दूं, वक्त ये जो वक्त बिल जो कह रहे थे कि वक्त बिल नहीं आएगा, के पास नहीं होगा, हमने उसको भी करवा लिया। यूसीसी भी कोई बड़ी चीज नहीं है, यूसीसी भी हो जाएगा। हम सबको स्टेक होल्डर जितने हैं उनसे डिस्कस करेंगे,
करेंगे, ठीक है। हमारे जितने एनडीए के साथी हैं उनसे बात करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। विपक्ष से भी बात कीजिए ना सर। अभी हम लाएंगे, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप लाए और उसको पहले जेपीसी में भेज दें, फिर जेपीसी में सुझाव न माने जाएं और उसके बाद फिर वही सारा कुछ हो जो वक्फ में हुआ। विपक्ष के भी सुझाव ले लीजिए। विधि आयोग जो 22 नंबर का है, हाँ। विधि आयोग 22 उसके अंदर ये डाल दिया गया है। उन्होंने सजेशन भी मांग लिए हैं, ऐसा नहीं है। बट महगवानी जो कह रहे थे ना, वो विधि आयोग 21 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 21 हमारे टाइम का था, बट 22 में हमने ये सब चीजें वापस लागू कर दी है, मतलब चालू कर दी है। ठीक है। हमने सजेशन मांगे हैं, ठीक है। उसी के ऊपर सजेशन मांगे हैं, ठीक है। 8 लाख से ऊपर उस suggestion वीडियो को है। डिकोड करने की 8 जरूरत है। यूसीसी लोडिंग, ये जो वर्ड है इसको डिकोड करने की जरूरत है। एकलव्य मैं आपके पास आ रहा हूं, वीडियो से क्या क्या चीजें डिकोड हो रही हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसको फिलहाल डिकोड होने से रोका गया है। ठीक है स्वप्निल जी, मैं एक बात तो आपको स्पष्ट कर दूं कि कई वर्षों से जो मतलब भाजपा की सरकार जब सेंटर में नहीं बनी थी, अगर हम 2014 से पहले के समय की बात करेंगे तो जो इनके 3-4 मैनिफेस्टो में जो कई वर्षों से अटल जी से भी पहले के समय से जो हम सुनते चले आ रहे हैं, एक था राम मंदिर, एक था आर्टिकल 370 और तीसरा जो बड़ी चीज हम सोचते थे वो था यूसीसी। हाँ। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सीए का कानून बना है, अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आई है, ऐसे भी और बड़े काम किए गए हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि यूसीसी उनका एक कोर ऑब्जेक्टिव है जो कि उनके मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है। और ये देखिए इस वीडियो में तो जहां तक देखा जाए, जब लोडिंग यूसीसी लिख दिया गया है तो इसका और कोई मतलब आशय हो ही नहीं सकता इसके सिवा कि अब यूसीसी को आना ही है। दूसरी बात मैं कहूँ कि स्वप्निल जी, मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए मैं किसी भी देश में यदि अगर उसके नागरिकों के जो अधिकार होते हैं अगर वो समान नहीं रहेंगे, अगर जिस कानून से उनके ऊपर एक तरह से मतलब जो कानून उन पे लागू होगा अगर वो समान नहीं होगा स्वप्निल जी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये डर, जैसे मैं कहूं अंडमान निकोबार के ऐसे बहुत से ट्राइब्स हैं जो अभी तक हमसे सीधे जुड़ भी नहीं पाए और उन तक हम एक कानून पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, वो सिक्योर रहेंगे या नहीं? कांग्रेस के इस तर्क को वैल्यू तो देना होगा। देखिए स्वप्निल जी, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ठीक इसी तरह के क्वेश्चन जब वक्फ संशोधन कानून लाया जा रहा था तो भी पूछे जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि अब मतलब कोई एंडेंजर्ड ट्राइब है, जहां तक आप बता रहे हो कि कोई पहुंच ही नहीं पाया है, अभी भी उनको एक अपना एनवायरनमेंट अलग से रहने के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस कानून में जो यूसीसी का कानून आएगा इसमें अपवाद नहीं होंगे और इन चीजों को अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा। परंतु आप मुझे बताइए, मतलब अभी मुझे ध्यान है कुछ दिन पहले इस चीज पे बड़ा हंगामा हो गया था कि भाई अगर किसी को शादी करनी है तो वो भले ही किसी भी धर्म की वो लड़की हो, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक सर्टेन एज से पहले लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए। तो अगर शादी की एज अगर मतलब समान कर दी जाती है हर एक हिंदुस्तानी नागरिक के लिए, तो क्या ये आवश्यक नहीं है? ठीक है। उसी तरह से आप बात कर लो कि जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, देखिए इसमें यूसीसी को देखिए स्वप्निल जी, हंगामा क्यों हो, मैं क्यों समझता हूँ कि इसमें हंगामा क्यों होने वाला है ज्यादा या ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि जो हिंदू समाज है या सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, आप देखेंगे कि पिछले कई दशकों से, आजादी के पहले से और स्वतंत्रता के बाद भी हिंदू सोसाइटी जो है वो लगातार निरंतर अपने आप को रिफॉर्म करती रही है, चाहे वो लॉ के माध्यम से हो, चाहे वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो, बट ये होते रहा है। अब जहां कम रिफॉर्म हो पाया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दूसरे समाजों में रिफॉर्म नहीं हुआ है, वहां भी रिफॉर्म हुआ है, लेकिन कम रिफॉर्म हुआ है। तो अगर कानून के माध्यम से वहां पे रिफॉर्म्स आएंगे तो कुछ लोगों को लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और मोदी सरकार 2.0 और अब एनडीए सरकार 3.0 में डिफरेंस है। दूसरा, वक्फ में झुलसे लोग क्या उतनी ही मजबूती से खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसकी तरफ मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। मैं उस इन सभी चीज़ों को क्लब करने की कोशिश करूंगा अगले राउंड में, लेकिन उस राउंड से पहले मैं चाहता हूं पीसीआर से कहूंगा कि इसी वीडियो के कुछ घंटे बाद एक 37 सेकंड का और एक वीडियो है
एकात्म मानववाद पर वो बीजेपी ने जारी किया और ये कहा है कि इसका पूरा वीडियो हम दिखाएंगे। अगर एकात्म मानववाद को आप समझते हैं तो इस वीडियो को और यूसीसी को आप आसानी से क्लब कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, कुछ नहीं तो एक नया शब्द मिलेगा, हो सकता है आप उसे गूगल कर उसका मीनिंग देखें। आज भारत को जरूरत है एक ऐसी दृष्टि की जो समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति को एक सूत्र में बांध सके। एक ऐसी सोच जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व देखे, जिसका नाम है एकात्म मानववाद। क्या आप तैयार हैं भारत को फिर से समझने के लिए, उस दृष्टि से जो न केवल समाधान देती है बल्कि एक दिशा भी देती है? आरपी विजय साहब, थोड़ा सा इस वीडियो को समझाइए। मतलब हम समझना चाहते हैं वो कौन सी पिक्चर है जो अभी बाकी है, जो पूरा वीडियो आएगा, मतलब इसके जरिए आप मैसेज क्या दे रहे हैं? देखो, मैसेज यही है, एकात्म मानववाद हमारे जो दीनदयाल जी थे उनकी सोच थी, उसको आगे लेके जाने की बात है। और उनका था कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो अंतिम छोर में बैठा होगा ना, उसका भी उत्थान होना चाहिए, वो चीजें थी। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम नेशनल इंटीग्रिटी की बात करेंगे। नेशनल इंटीग्रिटी कैसे होती है कि जब वन नेशन वन लॉ आएगा। Exactly. तो ये सब तो ये आप अगर आप जोड़ के देख सकते हो, जो आपने पहला वीडियो दिखाया था, दूसरा वीडियो जो दिखा है, उसमें कुछ सिमिलर तरीके की लग रही है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन लॉ, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं इसके जरिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपको नोटबंदी करनी थी, आप रात को 8 बजे आए और आपने अनाउंस कर दिया, वैसे मैं कह रहा हूं कि ये टुकड़े क्यों डाल रहे हैं आप? काम करना पड़ेगा और वो तभी पॉसिबल है जब वन नेशन वन लॉ होगा। नहीं, ठीक है विजय साहब 2 सेकंड में मैं ये कह रहा हूं, हम सब रिलीजियस और कास्ट की बात नहीं करते। ठीक है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, नेशन इंटीग्रिटी हमारे लिए। ठीक है आरपी विजय साहब, सुनिए ना विजय साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक दिन आपको नोटबंदी करनी थी, रात को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने नोटबंदी कर दी। हम तो उस मोदी गवर्नमेंट को जानते हैं जो छाती ठोक कर बोल देती है। ये टुकड़े टुकड़ों में संकेत दे देकर आप एस्टेब्लिश क्या करना चाहते हैं, या पहली बार आप ये दूध का जला छाछ फूंक कर पीने वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी अगर ये सब काम करना चाहते थे तो 2019 वाले में कर सकते थे, बट क्या होता है कि सारा लोडिंग एक साथ नहीं हो सकता। हर आदमी को स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना पड़ता है। धीरे धीरे उस समय हमारे प्रायोरिटी दूसरी थी, धारा 370 थी, 35 थी, ट्रिपल तलाक था, तो हर चीज हम ले रहे हैं, हम ग्रेजुअली इसको कर रहे हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य एक ही है कि नेशन फर्स्ट। हम हमेशा ही नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, पार्टी सेकंड है और वर्कर तो हमारे बहुत लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो जबकि दूसरी पार्टियों का, हमारी जो कांग्रेस है, उनका उल्टा काम होता है। वहाँ पार्टी फर्स्ट होती है, नहीं पार्टी फर्स्ट होती है, इंडिविजुअल फर्स्ट होती है, नेशन तो बहुत लास्ट की काम उनका होता है। अच्छा, हमारी पार्टी मतलब तंज भी था जब आपने कहा व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व देखें, तो आपने दरअसल कांग्रेस पर भी तंज कसा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं तंज क्या है, हमेशा ही आपने देखा होगा। ठीक है, पार्टी बहुत पहले पार्टी पहले होती है, ठीक है, नेशनल बाद में होता है और बाद में होता है, नेशनल उनकी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे यहाँ के जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, राहुल गांधी जी, जब उनके यहाँ यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं, वो यूएसए में जाकर के हमारी नेशन के बारे में, हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में, लेकिन वो यूएस के उपराष्ट्रपति दुबे साहब का बयान सुनकर भी तो जाएंगे, वो भी क्या इमेज लेकर जाएंगे? खैर, उस पछड़े में हम अभी नहीं है, वो डिबेट भी इस वक्त नहीं है, लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है। भरत मेघवाल, एकात्म मानववाद कांग्रेस भी समझती है, मेरे कई कांग्रेस के चेहरों से बातचीत हुई है, एकात्म मानववाद पर भी लंबी चौड़ी बहसें हमारी चली हैं, लेकिन ये है संकेत नंबर 2। संकेत नंबर 3 लेना ही है तो प्रधानमंत्री मोदी का ये 7-8 दिन पहले का एक बयान भी है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया था। तो ये 3 बड़े संकेत हैं यूसीसी के। अब मेरा सवाल आपसे है, सर्वधर्म समभाव ये हमारे रूट्स हैं, तो अगर सभी धर्म समभाव वाले हैं तो वो एक कानून पर चल सकते हैं। सभी धर्म अगर एक ही बात कहते हैं तो वो एक ही कानून पर चल सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा जो मैं एक मोटी बात कह रहा हूँ,
देखिए स्वप्निल, सबसे पहली बात तो कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो नेशन के लिए पहली बात करती है, जिसने आज तक अपना एक उंगली का एक इंच मात्र भी इस देश के लिए कुर्बान नहीं किया होगा। जिन लोगों ने पेंशन लेकर जासूसी की अंग्रेजों की, वो नेशन की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने देखा, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अपनी लॉयल्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की लॉयल्टी के लिए बात नहीं करूंगा, लेकिन सर्वधर्म संभाव की हम बात करते हैं। हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एम शब्द का उपयोग किया गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा किस तरीके से खुलेआम एक व्यक्ति विशेष को या एक धर्म विशेष को किस तरीके से ये उसी पीरियड की बात है, ये उसी पीरियड की बात है। मैं क्लियर कर दूं, ये उसी पीरियड की बात है जब राहुल शक्ति से लड़ने की बात कर रहे थे। खैर, हाँ देखिए, आपको मैं फिर कह रहा हूं, शक्ति को आप ले लीजिए ना, इंटरप्रिटेशन गलत ले लीजिए। वहां तो खुलेआम बोला जा रहा है, गोली मारो सालों को बोला जा रहा है। संसद के अंदर जो इनके सांसद है किस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ थोपना चाहते हैं। इनको ये लग रहा है कि हमने जो मैनिफेस्टो में ले लिया, एन के एन प्रकरण हमको उसको पूरा करना है। इन्हें इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश की विविधता के ऊपर कहीं कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए भरत, मैंने कई कांग्रेसियों से इस सवाल को पूछा है कि चलिए मान लिया कि अगर बीजेपी देश को बर्बाद करने ही आई है, तो वो ये करके हासिल क्या कर लेगी? मुझे ये बताइए ना। कुछ नहीं। देखिए, हर चीज बिगड़े हुए देश पे तो वो भी राज नहीं करना चाहेंगे, इतने तो बेवकूफ वो है नहीं, या कोई भी इतना बेवकूफ तो हो नहीं सकता। उन्हें देश से मतलब क्या है? आज रोजगार की स्थिति, तो वो देश का मतलब अगर नहीं है, देश बिगाड़ दें, तो उससे हासिल क्या होगा बीजेपी को? आज रोजगार की स्थिति देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आज आपने या हमने या आपके दर्शक भी जानते हैं, इस देश में आज तक इस तरह से लोगों के बीच में कुठारघात या ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हुई कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ धर्म के नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल हुई है, 84 के दंगों में हुई है, राम मंदिर के टाइम पर हुई है। नहीं हुई, कैसे नहीं हुई है? 84 के दंगों में हुई है, क्या बात कर रहे हैं आप? 84 के दंगों में हुई है भाई, कभी इस देश में नहीं हुआ। हमें कई बार हुआ है। आज देश के अंदर सिर्फ किसी व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पर इंगित किया जा रहा है। उस व्यक्ति को उसके 84 के दंगों में नहीं किया जा रहा था कि वो सरदार है या वो सिख है। देखिए, समाज के अंदर अगर कभी झगड़े हुए हैं, किसी प्रदेश के अंदर, किसी जिले के अंदर हुए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर इस तरह का डीएनए नहीं पैदा हो गया है कि लोग आज किसी व्यक्ति को, किसी धर्म को गलत नजरिए से देखना। वो किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करा। आज भारतीय जनता पार्टी को देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, हासिल क्या होगा? सत्ता हासिल हो रही है ना। हाँ, तो आपको एन के एन प्रकरण सत्ता चाहिए, आपको वोट लेने, और आपको पता है कि 80% आबादी उर्वरक भूमि को बिगाड़ के बंजर तो नहीं करेंगे ना। उर्वरक भूमि को बंजर करके उन्हें भविष्य में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पिछले 10 साल से कौन से उर्वरक इन्होंने इस भूमि को, देश को कर दिया? अगर विदेश में जाते, वहां किस तरह से चीजें इनको सुनने को पड़ती है। इस देश के अंदर कौन सा विकास इन्होंने इस गति से कर दिया? ठीक है, आरपी विजय साहब, एक छोटा सा काउंटर मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद एकलव्य के पास जाऊंगा। आरपी विजय साहब, एक छोटा सा काउंटर, जो भी कांग्रेस ने कहा उस पर, फिर मैं एकलव्य के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि इस तरह की ये बात कर रहे हैं कि ये सब काम इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आजादी के लिए क्या किया। अरे भाई, तुम ये बता दो कि हमारे वीर सावरकर, जिनको आप हमेशा बोलते हो, माफी वीर बोलते हो, बार बार माफी वीर बोलते हो, वो तो उनके पेंशन पर भी सवाल उठा ही रहे हैं। एसी चेयर में रहे हैं, जहाँ आप तो सोच भी नहीं सकते। और आप लोगों ने क्या किया? आप में से एक भी, आपके इस परिवार की जो बात करते हो, ठीक है, एक आदमी का बता दो। ठीक है, ठीक है विजय साहब, अब मैं आपको रोक रहा हूं, एकलव्य के पास जाऊंगा। एकलव्य, सेकंड वीडियो पर आते हैं। इससे पहले कि मैं डिरेल हो जाऊं, इससे पहले कि डिबेट भटक जाए, मैं सेकंड वीडियो को वापस लेना चाहता हूं सेंटर में। विजय साहब, मैं आपको रोक रहा हूं प्लीज। विजय साहब, मैं आपको रोक रहा हूं प्लीज। एकलव्य, सेकंड वीडियो, एकात्म मानववाद, ये भी डायरेक्टली इसी से जुड़ रहा है। जो बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, वो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि छाती ठोक कर बोल देते ना, मतलब एक बयान काफी था, प्रधानमंत्री मोदी का इशारा काफी था। ये टुकड़े टुकड़ों में हिंट्स करके, अब आप देखिए रैंडमली जो कई लोग वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, उस सेंटेंस पर रुकते नहीं रुकते किसको पता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस प्रोसीजर का, इस प्रोसेस का कोई तो मकसद होगा ना। बिना मकसद के तो ये प्रोसेस अपनाया नहीं जा रहा। देखिए स्वप्निल जी, मैं समझता हूं कि एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 300 की सरकार और 240 की सरकार में अंतर होता है। हाँ। प्लस जो इस सरकार का मैं समझता हूं कि कुछ समय का जो अनुभव रहा है, जैसे कि जब तक इन्होंने बहुत, एक मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो 370 हटाने का जो काम किया था कश्मीर से, धारा 370, उसके बाद मैं कहूंगा कि कोविड के समय से आपने देखा होगा कि कोविड के समय में स्पेशली जब से किसान कानून को जो इंट्रोड्यूस किया गया, और आप देखिए कि मतलब बहुत विडंबना की बात है कि किसान कानून में
मतलब किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स काफी बड़े बड़े इस पे राय दे चुके हैं कि इस देश के किसानों के लिए हित में ही थे। ठीक है। और कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो, स्वयं के मैनिफेस्टो में ये थे, परंतु इस देश में जिस तरह का माहौल बना दिया और सरकार को उस पर बैकट्रैक करना पड़ा, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि शायद सरकार को कई मतलब इसी तरह के कारण रहे होंगे कि आज वक्फ अमेंडमेंट कानून को भी पहले जेपीसी में भेजा गया और यूसीसी को। नहीं तो क्या आप इस बात से सहमत है कि ये एकात्म मानववाद वाला वीडियो दरअसल यूसीसी की कड़ी में ही आया है? सॉरी, ये एकात्म मानववाद वाला जो वीडियो है 37 सेकंड का, ये दरअसल यूसीसी की कड़ी में ही आया है, मतलब स्टेज सेट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। और देखिए स्वप्निल जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकात्म मानववाद की भी जो हम बात करते हैं उसमें मतलब बेसिकली उसकी जो भावना है वो यही है कि सारे मानव, जो पूरी जो मानव प्रजाति है वो एक समान है। उसकी अल्टीमेटली अगर आप उसकी भावना पे जाएंगे तो उसका क्रक्स यही निकलता है। और उसको इन सारे उद्देश्यों से अगर भाजपा के मैनिफेस्टो के इन चीजों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे करीब जो आता है वो यूसीसी आता है। लेकिन स्वप्निल जी, आपकी अनुमति से मैं ना एक भरत भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर भरत मेघवाल लेना चाहते हैं तो मैं अलाउ करूंगा। भरत, आप सवाल लेना चाहते हैं? ठीक है, पूछिए। हाँ, ठीक है, पूछिए, बोल रहे हैं, पूछिए। देखिए मुझे क्यों लगता है कि इस देश में यूसीसी क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती हैं जिसकी, और वो लगातार वो बातें होती रहेंगी जब तक यूसीसी नहीं आएगा। अब जैसे अभी भरत भाई ने एक बात कही थी कि भाजपा वालों के लिए एक बात कही थी कि भाई इन्होंने तो ये कह दिया कि गोली मारो सालों को। अब मैं आपको बताऊं फैक्ट क्या है कि उस समय अनुराग ठाकुर जी द्वारा ये कहा गया था कि देश के गद्दारों को, और जनता ने कहा था गोली मारो सालों को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मानते हैं कि जिनके, कि वो किसके लिए कह रहे थे, गद्दार किसको कह रहे थे? क्या ये बता सकते हैं, इस पे रोशनी डाल सकते हैं? और अगर नहीं, लेकिन इसका एक काउंटर, एकलव्य, इसका एक काउंटर ये भी तो है कि जो लोकसभा में जिस तरह से बिधुड़ी साहब बोले थे वो तो क्लियर कट था ना। क्या? सॉरी, जब लोकसभा में जब बिधुड़ी साहब बोले थे तो वो तो क्लियर कट था ना, उसमें तो कहीं ये तो स्वप्निल जी, मैं अभी देखिए बात यही है ना कि हम जब तक दो इश्यूज को, ठीक है, लोकसभा में माइनॉरिटी, लोकसभा, ठीक है भरत, जो सवाल था उस पर जवाब दे दे, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ आज लोकसभा में माइनॉरिटी, एकलव्य भरत जवाब दे रहे हैं, एकलव्य भरत जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी के कितने सांसद हैं? आज राजस्थान के अंदर माइनॉरिटी के कितने लोगों को इन्होंने टिकट दी? ये आपकी इंटेंशन बताती है कि आपने भी तो माइनॉरिटी को टिकट देने की संख्या गिरा दी। देखिए मैं आपको फिर, आपसे शेखावाटी में मुसलमानों ने टिकट मांगा, आपने नहीं दिया। एक पॉइंट पे मत जाइए। मैं आपको फिर एक जनरल बात कर रहा हूं। अगर आप सर्वधर्म संभावना की बात करते हैं, अगर आप सर्वधर्म संभावना की बात करते हैं तो फिर आप ये चीजें क्यों दिखाते हैं, क्यों इस तरीके से पेश करते हैं? क्यों आरएसएस के जो संचालक है वो कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए? ठीक है, क्यों कहते हैं फिर ये? ठीक है, क्या आपने आज तक किसी दलित व्यक्ति को बनाया? आपने, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। विजय साहब, आप भी 10 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, क्लोज करूंगा। से देखते हैं तो फिर क्यों आप जातिवाद, भेदभाव और धर्म के ऊपर बात करते हैं? भरत 2 सेकंड। हाँ विजय साहब 10 सेकंड आपके, उसके बाद मैं डिबेट क्लोज कर रहा हूँ। आना बहुत जरूरी है, यूसीसी लिए आना जरूरी है कि नेशनल इंटीग्रिटी है, सारी जो हमारे एक वन नेशन वन रो हो जाएगा। इसमें ना के बारे में तो समझिए पहले है क्या यूसीसी। अब देखिए यूसीसी भूल है या नहीं ये तो वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त सबको कबूल है या नहीं ये एक अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।